हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स में। दोस्तों मैं हूं नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं द माउंट क्लासेस। दोस्तों आज का जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं वो नागरिक शास्त्र का है, यानी सिविक्स का। इसमें पहला पॉइंट जो पढ़ना है दोस्तों, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और मैं ये टॉप ऑब्जेक्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये हिंदी बेस्ड पे है, एनसीईआरटी में कक्षा 10 के लिए। चाहे वो बिहार के बच्चे हों या यूपी के या फिर किसी राज्य के हों, मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपके लिए लेके आया है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ और देखते हैं कि ये लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है। पहला, दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, समझना यहाँ पे ये है कि लोकतंत्र आखिर है क्या। तो दोस्तों मैंने इस बोर्ड में यहाँ पे लिख रखा है, और अगर आपको इसको लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज कर दें और उसके बाद इसे किसी पेन से अपने नोटबुक में इसको लिख लें। तो दोस्तों जैसा कि लिखा हुआ है कि लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डेमो और दूसरा है क्रेटिया। दोस्तों डेमो के मतलब होती है जनता और क्रेटिया का मतलब होता है शासन या शक्ति। तो दोस्तों इन दोनों शब्दों से मिलकर डेमोक्रेसी बना है, यानी जनता का शासन। अगर हम अपने अल्फाज में कहें तो जनता का शासन। लेकिन दोस्तों लोकतंत्र में क्यों ज़रूरी है ये डेमोक्रेसी? क्योंकि दोस्तों इसमें जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधि को, अपने जनता को जनता के लिए चुना जाता है। तो जैसे कि हमारे नीचे में लिखा हुआ है कि नीचे में किसी भी प्रतिनिधि को जनता द्वारा जनता के लिए जनता को चुना जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि लोकतंत्र वो ऐसा राज्य, जैसे भारत में क्या लोकतंत्र है, तो यहाँ पे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको क्या है कि वोट देने का अधिकार है और किसी प्रतिनिधि को अपने मन से चुनने की अधिकार है। यानी आप अगर वोट देते हैं तो मन की वोट करते हैं, मतलब जो आपको जिस प्रतिनिधि को चुनना होता है इसमें कोई रोक ठोक नहीं है और न ही कोई आपको ऑब्जेक्शन लगा सकता है। यदि कोई बंदा ऐसा करता है तो दोस्तों वो दोषी है। ठीक है, तो इसमें एक बात ये आती है दोस्तों कि इसका फ़ायदा क्या है, लोकतंत्र का फ़ायदा क्या है, कैसे ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जिस देश में लोकतंत्र होते हैं और जनता को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मूल्यपूर्ण अधिकार होता है, तो दोस्तों उस जनता को ये भी अधिकार होता है कि वक्त आने पे उसको सीट से नीचे उतारा भी जा सके। यदि वो बंदा जिसको आपने देश के हित के लिए काम करने के लिए चुना है, जिसको आपने नेता चुना, लीडर चुना, और वो नेता बनने के बाद दोस्तों वो अपनी ताकत दिखाता है, अपनी पावर दिखाता है, तो वैसे लोगों को हम क्या करते हैं दोस्तों कि आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 साल के बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, उसको वोट ना दे करके उसको सीट से नीचे उतारने का काम करते हैं। और उसकी जितनी भी अकड़ होती है ना वो बिल्कुल निकल जाता है, क्योंकि दोस्तों वो 5 साल के बाद हमारे जब पास आते हैं वोट मांगने के लिए ना, तो हमें उनसे सवाल करने का परमिशन होता है और बोलने का पूरा पूरा अधिकार होता है। तब दोस्तों हम चाह करके भी या वो चाह करके भी जीत नहीं सकता है। तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक क्या है कि दायित्व है, एक पावर है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम अगर सीट पे किसी को बैठा सकते हैं तो किसी को नीचे उतार भी सकते हैं। तो दोस्तों आपने समझा लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं या लोकतंत्र किसे कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों इसमें एक चीज़ और आती है कि सत्ता में साझेदारी या भागीदारी क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों हम अगर बात करें तो हमारे भारत में हो गया, और जैसे कि इस चैप्टर में पढ़ना है दोस्तों भारत के बारे में और श्रीलंका के बारे में, और एक है दोस्तों बेल्जियम के बारे में, है ना। एक क्या है दोस्तों, बेल्जियम के बारे में पढ़ना है। जैसे दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लिखा हुआ कि सत्ता में साझेदारी का मतलब होता है सरकार के तीनों अंगों जैसे में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तथा विभिन्न स्तरों जैसे में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन के बीच सत्ता का बंटवारा कर आपस में एकता बनाए रखना और सभी को मिलकर एक साथ देश के हित में विकास करना ही साझेदारी या भागीदारी कहलाती है। तो दोस्तों आप इस
पॉइंट को लिख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के बेसिस से ये परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों अगर ये बात मान लीजिए आपको याद नहीं रहा तो आप इसको लिखेंगे कैसे, साझेदारी किसे कहते हैं, भागीदारी किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप समझिएगा कि किसी भी देश में अगर कई सारे कास्ट हैं, कई सारे धर्म वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो दोस्तों होता क्या है कि कुछ धर्म जो हैं वो अधिक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में हिंदुओं की संख्या लगभग में जो दोस्तों है यहाँ पे 70% का अप्रॉक्स है। और अगर मुसलमानों की देखा जाए तो 18% पहले था, अभी प्रेजेंट में क्या लगभग में 21% आने के लिए बाकी 21% में भी क्यों है कि हो जाएगा वो, क्योंकि अभी डेटा आया नहीं है 2011 के बाद से। तो दोस्तों एक ये अगर इसी तरीके से अगर हम देखें श्रीलंका में, तो वहाँ पे सिल्लियों की जो आबादी थी वो 75% था, माफ़ कीजिएगा 74% था। और वहाँ पे जैसे हिंदू और मुस्लिम को मिला करके 18% था। तो वहाँ पे मुस्लिम की जो आबादी थी वो 5% थी और हिंदुओं की आबादी कितनी थी वहाँ पे 13% था। और अगर अदर में देखें हम लोग दोस्तों तो 1% था। और ईसाइयों को अगर देखें हम लोग तो वहाँ पे 7% थे। तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या था कि श्रीलंका के अंदर कि वहाँ पे कम संख्या होने की वजह से, अल्पसंख्यक जिसको हम लोग बोलते हैं, अल्पसंख्यक होने की वजह से उनको वहाँ पे वो अधिकार नहीं मिल रहा था जो वहाँ के सीलियों के पास अधिकार था। सीली लोग वहाँ के श्रीलंका के मूल निवासी थे। और आगे चलकर दोस्तों इन लोगों की ही जो वहाँ का मूल भाषा बना वो सिंहली भाषा बन गया। तो हुआ क्या था वहाँ पे कि सिंहली लोगों को ज़्यादा वहाँ पे दायित्व दिया, ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा था और ये लोगों को वैल्यू कम दिया जा रहा था। ये लोग को बात अपने मांग रखते थे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो इस चीज़ को लेके क्या हुआ दोस्तों, आपस में लड़ाई झगड़े हद तक के बढ़ गई और इतना बढ़ गया कि वहाँ पे दोस्तों 1983 से लेके 2009 तक लड़ाइयाँ झगड़े यानी 25 वर्षों तक दोस्तों लगातार चलता रहा। अब अंत में सरकार को झुकना पड़ा और सभी को, अल्पसंख्यक जितने भी थे दोस्तों, उनके हित में उन्हें भी क्या बोलते हैं उसको सम्मान, इज्जत और उसको आरक्षण देना पड़ा। उनकी बातों को मानना पड़ा, वहाँ की सरकार को झुकना पड़ा अंत में। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी देश सब आपस में मिलकर रहते हैं और आपस में मिलने के बाद अगर वो देश के हित में काम करते हैं तो दोस्तों वो देश विकसित होती है, विकासशील होता है, वो डेवलप करता है फ्यूचर में और वहाँ की जो है जनता सुकून से सोते हैं। ठीक है, ये था दोस्तों सत्ता में साझेदारी। अगर एक चीज़ और, अगर बेल्जियम की अगर हम बात करें, क्योंकि इस पॉइंट में आपको पढ़ना है बेल्जियम के बारे में, तो दोस्तों वहाँ की सरकार ने क्या किया कि जो बेल्जियम के जो मूल निवासी थे और वहाँ के जो जर्मनी के 1% लोग थे वहाँ पे, तो वे सब लोग क्या कर रहे थे, आपस में अपने मांग को रखा वहाँ पे। तो सरकार ने क्या किया कि दोस्तों सभी को उन्होंने आरक्षण दे दिया। किस चीज़ में, पार्लियामेंट अगर हम कहें तो वहाँ का जो था वो पार्लियामेंट में लोगों को सीट दिया गया, आरक्षण दिया गया और महिलाओं को सम्मान दिया गया। उसको भी अधिकार दे करके वहाँ पे उसको लीडर के लिए उसको भागीदारी बनाया गया। तो दोस्तों उससे क्या हुआ कि वो देश में है ना आज भी अमन और सुकून और शांति जिंदा है। अब ये बेल्जियम का है दोस्तों, तो ये यूरोपीय कंट्री में पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सत्ता में साझेदारी क्या है या फिर भागीदारी क्यों ज़रूरी है हमारे देश के लिए। तो चलते हैं दोस्तों अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब दोस्तों आपको इसमें समझना है और देखना है कि कौन सा ऐसा जो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है और सही नहीं है। तो कहते हैं कि लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं के समाधान करने पर सर्वोत्तम तरीका माना गया है। फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कहता है कि लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों द्वारा अपनी जायज मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने रखा जा सकता है। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर गहरा प्रभाव अवश्य पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसका भी पड़ता है। लेकिन दोस्तों इनमें से सही कथन कौन सा है, सही कथन कौन सा सही नहीं है। तो लोकतंत्र में सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में कारगर होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है डी। आपने देखा दोस्तों कि ये ऑप्शन नंबर डी सी बी ए है। तो क्या इसमें
कौन सा जो वो सही नहीं है। देखिए ऊपर ऊपर वाला जो है वो कहता है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं के समाधान करने पर सर्वोत्तम तरीका माना गया है यदि आपस में मतभेद होता है, और अगर वो मतभेद को आपस में अगर सुलझा लिया जाए तो वो क्या एक अच्छी बात है, सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, वो है। फिर कहता है लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय द्वारा अपनी जायज मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने रखा जा सकता है। तो जी हाँ सर, बिल्कुल रखा जा सकता है। हम आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, अगर सामाजिक विभेद है तो लोकतंत्र जिस जगह पे, तो राजनीतिक जो है वो गहरा प्रभाव उस पर पड़ता है। क्योंकि दोस्तों आपसी तनाव बने रहते हैं, और अगर हम कह सकते हैं कि अगर आपस में वो पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। पॉजिटिव में कैसे होता है वो मैं समझाता हूँ। दोस्तों जिस देश में आपसी मतभेद बना हुआ है, तो राजनेता लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को लड़ा कर किसी के हित में अच्छा काम कर देते हैं और किसी से बुरा हो जाते हैं। तो जो दोस्तों जो जिसके हित में अच्छा काम करता है और उसकी संख्या अधिक है, तो वोटिंग के टाइम दोस्तों उसका सपोर्टर मिल जाता है, और वो राजनेता क्या होता है, वो फिर से हीरो बनकर यानी नेता बनकर के उभर कर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं गहरा प्रभाव अवश्य पड़ता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में कारगर है। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ये बहुत रेयर केस में होता है, ऐसा जल्दी नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही हो, डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको कि जी हाँ दोस्तों, कभी कभार आपने रेयर केस में देखा होगा जैसे कि भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। तो दोस्तों पाकिस्तान आखिर अलग क्यों हुआ, इसका कोई तो ख़ास रीज़न रहा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद जिन्ना साहब ने उस समय कहा था कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बनना है, और भी कुछ चीज़ों पे आरक्षण मांगी जा रही थी जो कि यहाँ पे उसकी सहमति नहीं बन पाई। तब क्या हुआ कि वो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मुस्लिम लोग जो भी हैं वो मैं अपना अलग देश बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ पे भी सामाजिक विभेद था, ठीक है। लेकिन आज ऐसे रेयर केस में होता है, बहुत कम ऐसे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा कथन सही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। जी हाँ दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। तो दोस्तों आप समझिएगा यहाँ पे नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, बहुत सारे विवाद वगैरह खड़े हो गए थे आपसी तनाव को लेकर, मतभेद को लेकर। और दूसरा कहते हैं दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की जो सरकार की गठित गठित की गई थी। तो दोस्तों समझना आपको ये है कि मैंने आपको बताया कि बेल्जियम जो है हमारे लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे उभर के बाहर आता है कि उन्होंने जो अपनी जनता के लिए काम किया, उन्होंने, सरकार ने कहा कि जो आप बोलिए कि मैं मानने के लिए तैयार हूँ, आप ही लोग चला लीजिए। तो ऐसा उन्होंने जो कहा था, जो वहाँ पे लोगों को आरक्षण दिया था, उसकी वजह से आज तक मतभेद आपस में नहीं बना, और ना ही कोई लड़ाई झगड़े, कोई दंगा फसाद वहाँ पे हुए। तो दोस्तों ये क्या है, बेल्जियम जो है वो एक नया एक हम कह सकते हैं कि एक अच्छा एग्जाम्पल है इन तीनों में। क्योंकि श्रीलंका के अंदर भी 25 सालों तक लड़ाइयाँ चलती रही। भारत में भी कहीं ना कहीं जाति प्रथा को लेकर, ऊंच नीच को लेकर के, अगर किसी भी धर्म देख लें, मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिया हो, तो उसमें भी क्या है दोस्तों कि कई सारे कैटेगरी बटे हुए हैं। और फिर क्या उस कैटेगरी में भी फ़र्क पड़ता है, आपस में क्या होता है, मतभेद होता है कि आप नीचे कास्ट को, आप मेरे घर में नहीं आ सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप मेरे सामने बैठ नहीं सकते हो, आप मेरे सामने फैसला नहीं ले सकते हो। ऐसा पहले था, और धीरे धीरे इस चीज़ों पे सुधार किया गया है, जिसको भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में लिखित प्रमाणित दिया कि नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य की तरह ही उससे पेश आए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये भेदभाव था हमारे पास। तो इनमें से जो बेस्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है, तो वो दोस्तों बेल्जियम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजनीतिक
राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब संविधान को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता हो, शिक्षा को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता हो, या धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता हो, तो या कानून को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता हो। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे कौन सही है, वो आपको समझ के लगाना है। देखो बच्चों, मैं आपसे बिल्कुल यही के बार बार कह रहा हूँ कि आप जब भी अगर एग्ज़ाम में बैठे ना, तो आप उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ने और पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करें। ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली छट जाएगा, अलग हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने राजनीति में पढ़ा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सिविक्स में अगर पढ़ा है राजनीति के बारे में, तो उसमें आपने देखा होगा कि वैसा देश जहाँ पे जब वो देश धर्म के नाम पर बढ़ जाता हो, तो आपसे संप्रदाय जो है वो मुख्य आधार बन जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जहाँ पे धर्म को आप बीच में लाया जाता है और एक धर्म को सपोर्ट किया जाता है, तो दोस्तों उसके जो अल्पसंख्यक वाले जो धर्म होते हैं उसको बहुत कष्ट होता है, और वो इस हद तक के पहुँच जाते हैं अपने मांगने के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए, चाहे उसके लिए उन्हें खून करना पड़े, खराबा करना पड़े, जंगें करनी पड़ी। दोस्तों तो ये चीज़ जो है वो सांप्रदायिक, तो मुझे लगता है, या मैं क्या, बड़े बड़े विद्वानों लोगों का कहना है कि वो देश जहाँ पे धर्म के नाम पर बिजनेस चलाया जाता हो, वो देश कभी भी विकसित नहीं कर सकता, कभी भी डेवलप नहीं कर सकता है। ये बड़े बड़े विद्वानों का मानना है। तो राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकारल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है तब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों वहाँ पे जो अमेरिका के अंदर जो चलाया गया था, तो वहाँ पे जो नस्ल जो था, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, या धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, या क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना, या भाषा के आधारित पे भेदभाव मिटाना। दोस्तों अमेरिका के अंदर जो आपसी में जो मतभेद दिखा, जो वहाँ पे जो साझेदारी आपस में नहीं बन पाया, वो क्या रीज़न था? तो दोस्तों वो रीज़न था काला और गोरे का नस्ल भेद। यानी आप वहाँ पे ये नहीं था कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वहाँ पे ये था कि आप काले हो या गोरे हो। यदि आप काले हो तो आप अलग कैटेगरी के हो, गोरे हो तो आप अलग कैटेगरी के हो। तो ये दोनों में क्या हुआ दोस्तों, सदियों से लड़ाई झगड़ा चलता है, और आज भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे बराक ओबामा हमारे आया, तो दोस्तों वो इतिहास में पहला बना था कि भाई बराक ओबामा आया वहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में, और उस काफ़ी दिनों तक लोगों ने उसको बड़ा चॉइस किया, और काफ़ी दिनों तक 10 साल तक उन्होंने शासन किया वहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा। ए क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। जी हाँ। सत्ता की साझेदारी का अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, या क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्यों में, या जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बंटे हुए समाज में। तो दोस्तों आप इसका अगर देखेंगे तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर क्वेश्चन समझिएगा, सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? यानी किसी भी देश में आपस में इक्वालिटी लाने के लिए, मतलब साझेदारी करने के लिए ये कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है? तो दोस्तों जहाँ पे जिस राज्य या देश में जाति और भाषा क्षेत्र के नाम पर लोग बटे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मैं समझाता इसको आप इसके बारे में, लेकिन दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं प्लीज़ छोटा कर रहा हूँ, और मैं ऑब्जेक्टिव को टिक आउट कर करके आगे बढ़ रहा हूँ। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? तो दोस्तों ये 1971 में, यानी इसका आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो दोस्तों 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86% था, यानी ए इसका जो है दोस्तों वो सही आंसर है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, या अब भी प्रेजेंट में है भी? तो दोस्तों ये वो है आंसर नंबर डी, यानी पंचायती राज संस्थाएं में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी जो है वो सही हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर लें, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ टिक आउट करें, अपनी पेन और एक कॉपी पेपर ले लें, ताकि आपको पता चल सके आप कितना टिक आउट किए हैं, इसमें सही किए हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल्य अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार लोगों को दिया गया है, मतलब वो फ्रीडम है, आज़ाद है कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है इसमें, धारा 370 के तहत कश्मीर का आप नागरिक नहीं बन सकते हैं, तो वो अभी हटा दिया गया है। ठीक है। फिर लिखता है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे देश में और कई ऐसे देशों में जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में लोगों का नाम दिया गया है, तो वो वे लोग धर्म रंग के नाम पे जो लोगों में जो बंटवारा था, जो भेदभाव था, उसको ख़त्म करने का काम कौन कौन लोगों ने किया? तो वो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ किंग मार्टिन लूथर। ये अमेरिका के रहने वाले थे और ये कहा जाता है कि 27 साल की उम्र में ही इन्होंने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने नहीं कर दिखाया था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी थे। आप दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने वहाँ पे भारतीयों और वहाँ के मूल निवासियों को देख करके और अंग्रेज़ों के जो व्यवहार था, तो उसके लिए गांधी जी को कई सारे कष्ट उठाने पड़े थे। तो वहाँ पे भी रंग के आधार पे जो था वो बांट दिया गया था। तो गांधी जी ने वहाँ भी लड़े थे इसकी लड़ाइयाँ, और भारत में भी कई सारी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉल्स। तो दोस्तों टॉमी स्मिथ और जॉन कॉल्स भी अमेरिका के ही थे। और जेड गुडी, तो क्या ये जेड गुडी ने भी रंगभेद के विरोधी नहीं थे? क्या लिखा हुआ, व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो रंगभेद के विरोधी जेड गुडी नहीं थे। तो दोस्तों इसका आंसर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही है, क्योंकि ये जितने भी अगर सत्ता में साझेदारी है, इक्वालिटी है अगर, तो दोस्तों वो जितनी भी विविधता होती है ना, जितने भी डिफरेंट लोग होते हैं या डिफ्रेंसिएशन जो भी होते हैं ना, वो जो भी आपस में मनमुटाव, वो क्या करते हैं, सबको एक साथ समेट लेती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, SMC या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो ए बिल्कुल सही है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो 53.70 जो है 2001 के अकॉर्डिंग है। और अगर अभी हम 2020 के अकॉर्डिंग की बात करें तो ये 60 पॉइंट समथिंग हो चुका है, थ्री ऐसे ही समथिंग है, 60 पॉइंट समथिंग % है। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। वित्तीय राजधानी का मतलब दोस्तों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो बिज़नेस जो होती हैं, तो वो जो है आज भी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मुंबई से किया जाता है। तो इसका वित्तीय राजधानी जो भारत की थी और है वो मुंबई ही है। तो इसका आंसर बी सी सही हो जाएगा। श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी थी? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 74% जो था, 74% जो था वो सहेली लोग थे, 18% हिंदू और मुस्लिम थे। और अगर इसमें हिंदू मुस्लिम कितने थे, तो 5% मुस्लिम था और 13% जो था दोस्तों वो हिंदू थे, और 7% ईसाई लोग थे। 7% क्या थे? ईसाई लोग थे। ठीक है। और 1% जो थे दोस्तों वो अन्य लोग थे। याद रखिएगा, टोटल 100% 100% हो जाती है। नेक्स्ट, यानी ये इसका आंसर जो हो जाएगा ए सही है। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब हुआ था? जी हाँ, ये दोस्तों 1950 में, 1970 में, 1965 में या 1966 में। तो ये हुआ था 1966 में। बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है, लोग ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन आपको बार बार। तो ये मार्चेंट में, ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया? जी हाँ, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बड़ा ही फिर से एक बार रिपीट हो गया है, लेकिन वहाँ पे 50% आरक्षण नहीं था, सिर्फ आरक्षण था। तो आरक्षण किसका था? पंचायती राज व्यवस्था में थे ना। जी हाँ, तो स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया? तभी तो अभी क्या होता है कि हमारे यहाँ देख लीजिए, मैं बिहार से हूँ, तो होता है क्या यहाँ पे अभी जो सीट कहीं कहीं पे 10 साल पे सीट है ना बदलती रहती है। तो अभी हमारे तरफ जो गया जिला में जो अमड़ा पंचायत के अंदर जो सीट चल रहा है वो महिलाओं का सीट चल रहा था। तो वो महिलाओं को इसीलिए दिया गया है ताकि वो सशक्तिकरण जो है महिलाओं के अंदर जो है वो उभर कर बाहर आए, और वो भी अपना हित, अपना जो जज्बा, अपनी जो उसकी एक मैं कह सकता हूँ उसकी जो ताकत है वो अपने बाहर निकाल, वो पीछे नहीं है। कुछ लोग हद तक कि पहले ज़माने में देखा जाता था कि महिलाओं को कहीं ना कहीं परमिशन नहीं था वोट देने का, किसी चीज़ में भाग लेने का, या फिर अगर हम कहें तो उनको बोलने का अधिकार या फैसला लेने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, बाहर में कोई काम करने का अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों, ख़त्म होते चली जा रही है, और आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलती हैं। और आज ज़्यादा परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं का भी योग हद तक कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिहार बोर्ड में देख लें अगर, तो मैं तो कहूँगा कि भाई महिलाएं ज़्यादा टॉप कर रही हैं। नीट वगैरह में भी देख लीजिए, महिलाएं ज़्यादा टॉप कर रही हैं। बीपीएससी में भी, अब यूपीएससी में भी लोग टॉप टॉप करने लगी हैं। तो मुझे लगता है कि भाई उनको ये 50% आरक्षण जो मिला, उसके वजह से जो उन लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आज समाज में हद तक की आगे बढ़ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है हिंदू राज्य? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, धर्म सापेक्ष राज्य, क्या धर्म को लेकर के? नहीं सर, ये भी नहीं हो सकता है। बस भाषी राज्य? जी भी, ये भी नहीं हो सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य? जी हाँ दोस्तों, हमारा भारत देश जो है वो एक ऐसा देश है कि यहाँ पे किसी भी धर्म के लोग हो उनको बराबर का अधिकार यहाँ पे दिया गया। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख ईसाई, कुछ भी हो, वो किसी को कोई नहीं, कुछ नहीं है। बस यहाँ पे दोस्तों सभी को जो है वो इक्वालिटी है, और इसी वजह से हमारा देश पूरे दुनिया में धर्मनिरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो वो दोस्तों सत्ता साझेदारी की एक अनूठी प्रणाली, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैं ग्रीन ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, सत्ता में साझेदारी की एक अनूठी प्रणाली। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया आपको कि वो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे साझेदारी की एक ऐसी अनूठी मिसाल पेश किया गया है कि वो लोगों के लिए एग्जाम्पल बन गया है। तो क्या वो बेल्जियम मैंने बताया था, नेपाल बताया था, श्रीलंका बताया था, भारत बताया था? जी नहीं दोस्तों, भारत में भी लड़ाई झगड़े हुए हैं इस चीज़ को लेकर के, श्रीलंका में भी हुआ, नेपाल में भी हुआ। तो वो सही आंसर जो हो जाएगा आपका बेल्जियम जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? जी बिल्कुल, ए इसका सही आंसर है। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी होती है, मतभेद में वृद्धि होती है, समुदायों के माध्यम टकराव में कमी होती है, या निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब होती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर एक होती है सभी देश, सभी राज्य में इक्वालिटी अगर होता है, साझेदारी बनी रहती है, तो दोस्तों वहाँ पे जो आपसी टकराव जो होते हैं, भेदभाव जो होते हैं, लड़ाइयाँ जो होती हैं, वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि आपने इस वीडियो को देखा और समझा। इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था मैंने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश किया था। मैंने कुछ हद तक के सब्जेक्टिव के रूप में भी इसको सॉल्व करने की कोशिश किया है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद पड़ा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यार मुझे जो है ना 1000 सब्सक्राइब पहुंचाना है। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर करें। जो 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं, आई होप कि इससे कुछ ना कुछ उसको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए शुक्रिया। तब तक के हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।